आज का टॉपिक है वन कंपोनेंट सिस्टम, यानी वैसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो या एक ही केमिकल स्पेसीज हो। अब पहला इसमें देखेंगे इफ़ द वन कंपोनेंट सिस्टम हैज़ ओनली वन फेज। अब वन कंपोनेंट सिस्टम है और उसमें सिर्फ वन फेज है, कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी केमिकल स्पेसीज है सिर्फ एक ही फेज में एग्जिस्ट कर रहा है उस सिस्टम में, तो क्या होगा ऐसे केस में। तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, तो गिब्स फेज रूल से एफ का फॉर्मूला होता है सी माइनस पी प्लस 2। यहाँ पे कंपोनेंट सी और पी है नंबर ऑफ फेजेस। अब कंपोनेंट सिर्फ एक है तो लिखेंगे 1, और फेज भी वो कंपोनेंट का फेज सिर्फ 1 है, 1 प्लस 2। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 2, यानी जो ये सिस्टम होगा वो कैसा होगा, देन द वन कंपोनेंट सिस्टम इज बाईवेरिएंट, यानी जो कंपोनेंट हो सिस्टम होगा वो बाईवेरिएंट होगा। इट कैन बी completely defined by specifying two variables. The two variables are temperature and pressure. The composition or concentration remains invariable 100% या constant। तो यहाँ पे देखेंगे जो सिस्टम आया वो बाईवेरिएंट आया, ठीक। अब बाईवेरिएंट का मतलब ये हुआ कि दो वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा हमको सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए, या दो वेरिएबल को स्पेसिफाई करना होगा सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। अब वो दो वेरिएबल्स क्या हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक। अब कंपोजिशन जो है या कंसंट्रेशन है स्पीसीज का, केमिकल स्पीसीज या कंपोनेंट का, वो 100% इनवेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। किस केस में, वन कंपोनेंट सिस्टम है और उस कंपोनेंट का सिर्फ वन फेज ही एग्जिस्ट करता है सिस्टम में, तो ठीक है। आगे देखते हैं, इफ़ वन कंपोनेंट सिस्टम हैज़ टू फेज सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक केमिकल स्पीसीज है और वो दो फेज में से एग्जिस्ट करता है किसी सिस्टम में, और वो दोनों फेज एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है यानी इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एफ क्या होगा, सी माइनस पी प्लस 2। तो यहाँ पे क्योंकि कंपोनेंट सिर्फ एक है और ये कितने फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, दो फेज में, और प्लस 2, तो ये आ गया 1, यानी ये सिस्टम कैसा हो गया, मोनोवेरिएंट। अब मोनोवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएंट को या तो टेम्परेचर या तो प्रेशर को ही स्पेसिफाई करना होगा पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, या तो सिर्फ प्रेशर का मान पता होना चाहिए या टेम्परेचर का, उससे पूरा सिस्टम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, देन द वन कंपोनेंट सिस्टम इज सेड टू बी, यहाँ पे सिस्टम होगा, वन कंपोनेंट सिस्टम इज सेड टू बी मोनोवेरिएंट। इट कैन बी completely defined by specifying only one variable, either temperature or pressure. If temperature is fixed, pressure of the system is fixed automatically and vice versa, ठीक है। सिस्टम कैसा हो गया, वन कंपोनेंट सिस्टम कैसा हो गया, मोनोवेरिएंट, यानी सिर्फ टेम्परेचर या प्रेशर को ही स्पेसिफाई करना है पूरा सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रेशर भी उससे निकल जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2O जो कि लिक्विड में है और H2O जो कि गैस में, ये दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है, यानी लिक्विड वाटर और वेपर एक दूसरे से जब इक्विलिब्रियम में है तब इफ़ टेम्परेचर फिक्स्ड, pressure of a vapor will be fixed automatically. This is because at each temperature there can be one and only one vapor pressure. अगर इसमें हम लोग टेम्परेचर फिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एवरी टेम्परेचर के लिए, प्रत्येक टेम्परेचर के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम में पहला देखेंगे वाटर सिस्टम। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फेज विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द सिस्टम इज वन कंपोनेंट सिस्टम एज द कंपोजिशन ऑफ ऑल 3 फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन कंस्टिट्यूएंट H2O। वाटर 3 फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन इसको वन कंपोनेंट सिस्टम कहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 3 फेज है, सॉलिड है, लिक्विड या गैस को
तीनों को हम सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट H2O में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड वाटर को भी H2O बोलेंगे, लिक्विड को भी H2O, गैस को भी H2O। इसलिए वन कंपोनेंट और 3 फेज सिस्टम हो गया। ठीक, अब वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फेज, हेंस देयर कैन बी 3 फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि पानी 3 फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए 3 फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। पहला लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, दूसरा सॉलिड और लिक्विड के बीच में, और तीसरा सॉलिड और वेपर के बीच में। ठीक है, इच इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स 2 फेज। जो तीनों इक्विलिब्रियम है वो इसमें कितना कितना फेज होगा? 2 ही फेज होगा, लिक्विड और वेपर, सॉलिड और लिक्विड, और सॉलिड और वेपर। 3 इक्विलिब्रियम है और तीनों में 2-2 फेज है। ठीक, यहाँ इसके बाद ये ग्राफ को बना लेंगे। वाटर सिस्टम का ये ग्राफ है, जहाँ पे OA वेपर प्रेशर कर्व है, VP कर्व, ये वेपर प्रेशर कर्व यहीं पे लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम इधर लिखे। ठीक, OC है फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व, OC को फ्यूजन कर्व लिख देंगे, और OB है सब्लिमेशन कर्व। ये OB है, ये सब्लिमेशन कर्व है, और ये जो पॉइंट O मिल रहा है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक, और यहाँ से ट्रिपल पॉइंट से इधर 4.58 mmHg, और यहाँ से नीचे 0.075 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से ये 1 atm या 760 mmHg है, और यहाँ से इसके जो सीध में आ गया ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और ये है 218 atm 374 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है 4.58 mmHg। इधर है टेम्परेचर नोट टू स्केल। नोट टू स्केल का मतलब हुआ कि इसको स्केल के अनुसार नहीं लिए हैं, मतलब दूरी आगे पीछे हो सकता है, और प्रेशर ये भी नोट टू स्केल है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, उसके बाद एक एक करके कर्व का देखेंगे डिफिनेशन। पहला देखेंगे वेपर प्रेशर कर्व, यानी कर्व OA। ठीक, इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड, वाटर एंड वेपर एट डिफरेंट टेम्परेचर। इट गिव्स द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये क्या करता है? OA क्या देता है कि बताता है इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड वाटर एंड वेपर, वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम बताता है, और ये वेपर प्रेशर बताता है डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक, इट इज सीन दैट फॉर ईच टेम्परेचर देयर इज ओनली 1 वेपर प्रेशर। सिमिलरली फॉर ईच वेपर प्रेशर देयर इज ओनली 1 टेम्परेचर कैन बी मेंटेन्ड। अगर किसी भी एक पॉइंट पे, अगर जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर क्या बताएगा? 1 atm। वैसे ही ये ईच प्रेशर, जितना भी प्रत्येक टेम्परेचर के लिए इसका फिक्स रहेगा वेपर प्रेशर, और वैसे ही प्रत्येक वेपर प्रेशर के लिए, एवरी वेपर प्रेशर के लिए इसका टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा। ठीक, thus the degree of freedom of the system is 1, that is that system is univariant या monovariant। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम क्या है? यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट। अब आगे देखते हैं। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल्स द प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर यानी 1 atm। दिस इज देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द कर्व OA एक्सटेंड्स एज फार एज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर 374 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, above the critical temperature liquid water cannot exist। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का कितना हो जाएगा वेपर प्रेशर? 1 atm। यही दिया हुआ है। दिस इज देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कर्व OA एक्सटेंड्स, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट ये OA है, OA को वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे 374 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इससे आगे एक्सटेंड इसलिए नहीं करेंगे, जो लिक्विड वाटर है इसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, इसके बाहर 374 के बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे जैसे ही टेम्परेचर 374 से बाहर होगा लिक्विड वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वाटर और लिक्विड वाटर और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम तो होगा ही नहीं, इसलिए OA को वहीं तक एक्सटेंड करेंगे 374 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द वेरिएशन ऑफ VP
यानी वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर इज क्वांटिटेटिवली गिवन बाय क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर का वेरिएशन को हम लोग निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला होता है d/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच, यहाँ पे वेपोराइजेशन है BAP लिखे हैं, बाई T इंटू VG माइनस VL, और इसी को लिख सकते हैं ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच VAP R T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। ये इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आया है। यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन है, हीट ऑफ मोलार लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। कर्व OA हो गया। अब देखते हैं कर्व OB। अब देखते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है या क्या बतलाता है ये, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए BDA, इस लाइन के नीचे जो हमारा फेज एग्जिस्ट करता है वो है वेपर, और BOC यहाँ जो एग्जिस्ट कर रहा है ये है सॉलिड आइस, ठीक। अब इन दोनों फेज के बीच में आ रहा है BO कर्व या OB कर्व, इसको सब्लिमेशन कर्व भी कहते हैं। अब ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या बताता है। It represents the equilibrium between ice and water at different temperature. Also, it gives the vapor pressure of ice at different temperature. It is seen that for each temperature there is only one vapor pressure, and similarly for each vapor pressure only one temperature can be maintained. Thus, the degree of freedom of the system is 1, that is, the system is यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट। और ठीक, अब यहाँ से F इज इक्वल टू C-P+2, इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। तो पहले तो ये OB कर्व OB क्या बताता है, इक्विलिब्रियम, मतलब सॉलिड आइस और वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम। अब देखें क्यों, कैसे इस रीजन पे जहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे वाटर वेपर और यहाँ पे सॉलिड आइस, ठीक। अब क्यों, जैसे ही इस लाइन पे आए, इस लाइन से इधर वाटर वेपर, इस लाइन से इधर आइस, लेकिन ये लाइन OB या कर्व OB यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ पे सॉलिड आइस और वाटर वेपर दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसी को बोल रहे हैं कि वाटर वेपर और सॉलिड आइस के बीच में इक्विलिब्रियम बताता है। ऑल्सो ये क्या बताता है, सॉलिड आइस का वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर बताता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और 0.00 यहाँ पे 0.0075 है, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर क्या है, ये बताता है ये कर्व। और भी कोई टेम्परेचर लेंगे तो उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, ये बताएगा OB कर्व। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरी टेम्परेचर के लिए एक फिक्स वेपर प्रेशर मिलेगा, ठीक। जैसे 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ से हम लोग वेपर प्रेशर निकाल लेंगे, और यहाँ पे एक और एग्जांपल 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर जैसे हो रहा है 4.58 mmHg। अब क्योंकि ये टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम लोग वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, या वेपर प्रेशर दिया है तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट सिस्टम, यहाँ पे लाइन OB में। अब यहाँ पे देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू C-P+2। अब C कंपोनेंट, कंपोनेंट सिर्फ एक है पानी या वाटर H2O 1 कंपोनेंट। अब यहाँ पे फेज दो फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और वो है सॉलिड आइस और वाटर वेपर। तो यहाँ पे 2 फेज हो रहा है तो 2 लिख दिए, और +2, तो ये हो जाएगा 1, यानी मोनोवेरिएंट इसी को बोलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई, यानी मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट। अब देखते हैं आगे, इट्स लोअर
इंड बी एक्सटेंड्स टू एब्सोल्यूट जीरो। इसका जो लोअर पॉइंट बी है ये एब्सोल्यूट जीरो तक एक्सटेंड किया गया है। द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आइस विथ टेम्परेचर इज क्वांटिटेटिवली गिवन बाय क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। मतलब जो वेरिएशन है वेपर प्रेशर का उसे हम लोग क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन, यहाँ पे मोलार लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक, अब उसके नीचे है T इंटू VG माइनस VS। अब VG है वॉल्यूम ऑफ गैस यानी वेपर यहाँ पे है, और माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो कि आइस है। ठीक, अब इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग ये निकाले हैं ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन बाई R T1 माइनस T2/T1 इंटू T2 यहाँ पे। ठीक है, OB कर्व समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कर्व OC। इस कर्व को फ्यूजन कर्व भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर एरिया BOC और COA, तो BOC के इस साइड में सॉलिड आइस यानी आइस एग्जिस्ट कर रहा है, और COA के ऊपर में लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आइस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम को दर्शाता है कौन? OC कर्व। ठीक, इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ऑल्सो इट gives the effect of pressure on the melting point of ice. It is seen that for any given pressure, melting point will have one identical value. Thus, the degree of freedom is 1 and system should be univariant. ये कर्व OC के इस साइड में लिक्विड वाटर है और इस साइड में आइस है। ठीक, अब ये कर्व यहाँ पे आएंगे तो कोई भी पॉइंट में OC कर्व में कोई भी पॉइंट क्या बताएगा? सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर का बीच का इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस साइड में लिक्विड वाटर, इस साइड में सॉलिड आइस, और जैसे यहाँ पे बीच में क्या दोनों फेज लिक्विड और आइस, मतलब दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में, यही दर्शाता है। और ये क्या बतलाता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड में। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड में क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का, ये बतलाता है ये कर्व। अब यहाँ पे देख रहे हैं एवरी गिवन टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो फिक्स आएगा, और उसी तरह प्रेशर अगर दिया है तो उसका टेम्परेचर फिक्स आएगा। टेम्परेचर दिया रहे तो प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर दिया रहे तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं, यानी सिर्फ वन वेरिएबल ही हम लोग को ज़रूरी है पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ठीक, तो इसलिए इस सिस्टम को क्या कहेंगे? यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट सिस्टम। अब यहाँ पे वही डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे ही निकल जाएगा, F इज इक्वल टू C-P+2 से F कंपोनेंट कितना है? वाटर 1, सिर्फ 1 फेज। यहाँ पे देखेंगे तो सॉलिड और लिक्विड एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 2 फेज एक साथ है +2, तो यहाँ पे फिर वही आ गया F इज इक्वल टू 1 या डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो सिस्टम क्या हो गया? यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट। लाइन OC इंक्लाइंस टुवर्ड द प्रेशर एक्सिस विच इंडिकेट्स दैट इंक्रीज इन प्रेशर लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, ये लाइन OC है, क्या कर्व OC, ये किधर? इस साइड प्रेशर एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, इधर इंक्लाइन किया है। अब ये बताता है कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होते जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर 4.58 mmHg प्रेशर हम रखे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इतना है। अब प्रेशर हम बढ़ा के 1 atm ले गए, यानी 760 mmHg यहाँ पे ले गए। अब यहाँ पे ले गए तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ गया सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है लो होते जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर सिस्टम में हमको पता है कि आइस का क्या होता है, जो
वॉल्यूम होता है ये ज़्यादा होता है लिक्विड से। इस वजह से टाइटैनिक जहाज डूब गया था, आप लोग को पता होगा। आइस पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब मान के चलिए ये वॉल्यूम ज़्यादा है, अब हम लोग को इसको कंप्रेस करके वॉल्यूम इसका घटा रहे हैं, कंप्रेस इसको कर रहे हैं यानी प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो कंप्रेस करेंगे तो उसी टाइम पे ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होने लगेगा, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो इसको मेल्ट होने के लिए क्या होगा, ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर का ज़रूरत होगा। लेकिन अगर हम लोग यहीं से प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम मेल्टिंग पॉइंट, कम टेम्परेचर में ही ये लिक्विड में चेंज होने लगेगा। यही वजह है कि अभी 4.5 mmHg प्रेशर है तो 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर बढ़ा के 1 atm किए या 760 mmHg किए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या हो गया, लिक्विड में चेंज होने लगा। यही है ओसी कर्व, यही बताता है। अब यहाँ पे क्लैसियस-क्लैपेरन इक्वेशन से हम लोग देखेंगे तो dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन, FUS फ्यूजन बाई टी इंटू VL माइनस VS। अब VL यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड, माइनस VS यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या आइस। अब क्या हो गया, इसको चेंज उलट के लिख दिए, वही चीज़ है dt/dp इज इक्वल टू टी VL माइनस VS बाई डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक, डेल्टा एच फ्यूजन यानी मोलार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे VL, आप लोग पता VL क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम। अब लिक्विड का वॉल्यूम आइस के वॉल्यूम से कम है तो क्या होगा, क्योंकि VL इज लेस देन VS, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, द एक्सप्रेशन ऑफ अबव इक्वेशन विल बी नेगेटिव। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्रेशर 4.58 mmHg इज 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड, यही चीज़ है। एट हायर प्रेशर 760 mmHg इट इज़ रिड्यूस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 4.58 mmHg प्रेशर लगाए हैं तो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है ये, और फिर प्रेशर बढ़ा के 760 किए तो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं अब ट्रिपल पॉइंट यानी O पॉइंट, O के बारे में। ठीक, ये क्या है, अलोंग OA द टू फेजेस आर लिक्विड एंड वेपर। OA के अलोंग देखते हैं, ये जो है कर्व, इसके अलोंग क्या क्या है, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर, दो फेज ये है। अलोंग OB द टू फेजेस आर सॉलिड एंड वेपर। अलोंग OB देखेंगे तो टू फेज कौन है, सॉलिड, ये आइस सॉलिड, और वेपर वाटर वेपर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। अलोंग OC द टू फेजेस आर आइस एंड वाटर। OC में देखेंगे तो इनके भी अलोंग कौन कौन है, सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर। ठीक, एट पॉइंट O where three curves meet three phases namely solid, liquid and vapor will coexist, such a point is known as triple point। पॉइंट A में क्या है, तीनों फेज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये वेपर, तीनों एक साथ इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पॉइंट O में तीनों कर्व आके एक साथ मिल रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड, वाटर, लिक्विड और वाटर वेपर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस फेज को इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट पॉइंट O इज 0.075 एंड 4.58 mmHg रिस्पेक्टली अकॉर्डिंग टू द फेज रूल। मतलब गिब्स फेज रूल से हम देखेंगे तो पॉइंट O का क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट है। अब इनवेरिएंट क्यों, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, C कंपोनेंट वहाँ वाटर है सिर्फ 1, और फेज तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है +2, तो आ जाएगा 0। यानी यहाँ पे किसी को स्पेसिफाई करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को पहले से पता है कि यहाँ पे 4.58 mmHg प्रेशर होगा और 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। यहाँ पे हर चीज़ फिक्स है, कोई भी यहाँ वेरिएंट नहीं है, इसलिए इसको इनवेरिएंट पॉइंट कहेंगे, पॉइंट O को। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट तो हो गया।
अब आगे देखते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ एरियाज और रीजन बिटवीन द लाइंस। मतलब ये जो लाइंस के बीच में एरिया है, ये रीजन बोले, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है या क्या क्या इम्पोर्टेंस है वही डिस्कस करेंगे। ठीक। एट पॉइंट एक्स ऑन द लाइन ओ ए द टू फेजेज आर इन कॉन्टेक्ट आर लिक्विड एंड वेपर। इफ टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड प्रेशर इंक्रीज्ड the vapor will condensed into liquid water, and if pressure is decreased the liquid will change into vapor again। ठीक। एक पॉइंट है लाइन ओ ए में, पॉइंट है एक्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। इधर टेम्परेचर, ये ग्राफ टेम्परेचर का है, इधर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ से टेम्परेचर ना को कांस्टेंट रख के सिर्फ प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो रहा है कि ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर यहाँ पे कम्प्लीटली हम लोग को क्या मिल रहा है, लिक्विड। यहाँ से एक टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर सिर्फ बढ़ा रहे हैं तो वाटर वेपर वाले रीजन से हम लोग कहाँ पहुँच जा रहे हैं, लिक्विड वाटर के फेज में। अब फिर देखते हैं, नेक्स्ट है इफ़, पहले तो प्रेशर को क्या किए, इंक्रीज़ किए। अब क्या करेंगे, प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगर यही यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के सिर्फ प्रेशर को नीचे ऐसे डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड वाटर था वो फिर से कहाँ चेंज हो जाएगा, वेपर में। इसी को लिख दिए हैं। ठीक। अब सिमिलरली इफ़ प्रेशर इज कांस्टेंट, अब प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। प्रेशर को ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, इसको प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब क्या करेंगे, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज द लिक्विड इज कम्प्लीटली चेंज इनटू वेपर, एंड इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज द वेपर विल चेंज इनटू लिक्विड अगेन। अब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गए इस तरफ, सॉरी, ये इस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, लिक्विड वाटर से कम्प्लीटली क्या मिल रहा है हम लोग को, इधर वेपर। यहाँ पे तो दोनों फेज कहाँ था, इक्विलिब्रियम में था। लेकिन यहाँ से जैसे हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख के सिर्फ टेम्परेचर के इस साइड आ रहे हैं तो हम लोग को कौन सा रीजन मिल रहा है, वेपर वाटर वाला रीजन। यानी इधर क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने से और टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर क्या करेंगे, टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर हम लोग यहाँ से टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, वेपर विल चेंज इनटू लिक्विड अगेन। वाटर वेपर क्या हो जाएगा, फिर से लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा। ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। अब क्या देखते हैं, पॉइंट एस का देखते हैं। सिमिलरली एट पॉइंट एस ऑन कर्व ओ बी कर्व में ये पॉइंट एस है, इसका देखते हैं। सेम वैसा ही होगा। इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड if pressure is increased the vapor will condense into ice, and if pressure is decreased ice will change into completely into vapor again। ठीक। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉइंट एस है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। यानी टेम्परेचर इधर घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ये टेम्परेचर वाला ये है एक्सिस, तो इधर टेम्परेचर में हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इसको कांस्टेंट रखेंगे। और क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर इंक्रीज करेंगे। यानी इस पॉइंट में हम लोग का वाटर वेपर, ये वाटर वेपर वाला रीजन है पूरा। अब वाटर वेपर वाला रीजन और ये है सॉलिड आइस वाला रीजन पूरा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट में है। ठीक। अब यहाँ से टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हम लोग सिर्फ प्रेशर ऊपर में बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर है ये क्या चेंज हो जाएगा, सॉलिड आइस में कंडेंस हो जाएगा वाटर वेपर। अब वैसा ही क्या करेंगे, अगर वही प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करने पे क्या हो रहा है, जो सॉलिड आइस था वो फिर से कहाँ चेंज हो जा रहा है, वाटर वेपर में। ये हो गया हम लोग का पहला, जब रखे थे टेम्परेचर को कांस्टेंट।
अब एट कांस्टेंट प्रेशर, अब क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं। इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, आइस विल कम्प्लीटली चेंज इनटू वेपर। अब क्या कर रहे हैं, प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, अब क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं और किसको घटा बढ़ा रहे हैं, अब घटा बढ़ा रहे हैं। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। यहाँ से टेम्परेचर को हम लोग जैसे ही इधर बढ़ाएं, ये तो टेम्परेचर एक्सिस से इधर बढ़ेगा, तो इधर बढ़ा रहे हैं, तो यह जो इक्विलिब्रियम में था सॉलिड आइस और वाटर वेपर के बीच में, तब सॉलिड आइस चेंज हो जाएगा वाटर वेपर में, इधर वाटर वेपर वाला रीजन में आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा कि टेम्परेचर इज रिड्यूस, अब मतलब टेम्परेचर को वैसे ही सेम रिड्यूस कर रहे हैं, तो फिर सेम वही कहानी कि वाटर वेपर है वो कहाँ चेंज हो जाएगा, सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगा। यही है इनका सिग्निफिकेंस, मतलब एरिया। एक लास्ट और इंटरेस्टिंग कर्व है, कर्व ओ ए डैश। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सम टाइम इट इज़ पॉसिबल टू कूल H2O बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट with due cares. Without the separation of ice, the water is then said to be super cooled. कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, H2O को क्या कर सकते हैं, इसके फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ इससे नीचे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कूल कर सकते हैं, इसको कूल डाउन कर सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाटर को। ऐसे वाटर को क्या कहेंगे, सुपर कूल्ड, सुपर कोल्ड लिक्विड या सुपर कोल्ड। ठीक, अब यहाँ पे देखें, जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचा, यहाँ पे ये पूरा सॉलिड हो जाना चाहिए, यहाँ से सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इसको अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को इस तरह से मेंटेन करते हुए कूल डाउन करते हैं, इसका टेम्परेचर घटाते हैं कि जो वाटर है वो सॉलिड में ना होके लिक्विड वाटर में ही एग्जिस्ट करे, लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे, तो इसको कहेंगे सुपर कूल्ड वाटर या सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक, द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सिस्टम अलोंग द कर्व OA डैश इज सेड टू बी मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज एज सुन एज ए स्मॉल पीस ऑफ आइस इज ब्राउट इन द सुपर कूल्ड लिक्विड द इंटायर लिक्विड विल बी सॉलिडिफाइड। मतलब ये जो OA डैश ग्राफ है, ये इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब इस अब देखते हैं, द लिक्विड वेपर सिस्टम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सिस्टम अलोंग द कर्व OA डैश इज सेड टू बी मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम as soon as a small piece of ice is brought in super cooled liquid the entire liquid will be solidified। ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सिस्टम है OA डैश में, इसको बोलते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो थोड़ा सा भी अगर आइस बन गया या थोड़ा सा आइस वहाँ आ गया तो पूरा का पूरा सुपर कूल्ड लिक्विड तुरंत सॉलिडिफाइड हो जाएगा। थोड़ा सा ये देखने में जादू जैसा लगता है कि जैसे लिक्विड है और एकदम अचानक से क्या बन जाता है, सॉलिड, लेकिन ये आम लिक्विड नहीं, कोई आम लिक्विड नहीं, क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।